अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ दुनिया शो के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। प्रोग्राम में मुझे साथ हासिल होगा लॉर्ड नज़ीर अहमद और डॉक्टर मुहित पीरजादा का, जो कि प्रोग्राम में वापस आए हैं। उन्हें वेलकम बैक कहेंगे और आज उनकी राय भी जानेंगे पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे के हवाले से। जुलाई का महीना 7वां और ज्वालामुखी अपने उरूज पर। सियासी माहौल इस वक्त बदस्तूर गर्म है और 10 जुलाई के बाद से तो इसमें मजीद जोश आया है। जेआईटी रिपोर्ट पेश की जा चुकी और तवक्कुआत के मुताबिक भी और बरक्स भी बहुत सी बातें सामने आई हैं। इस सबको एक रिपोर्ट में सिमोया गया है। पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। मैं खुद को अपने पूरे खानदान को एहतसाब के लिए पेश करता हूं। मेरा अपने आप से ये अहद है कि मिशन की तहकीकात के नतीजे में मुझ पर कोई इल्जाम साबित हुआ तो मैं एक लम्हे की ताखीर के बगैर घर चला जाऊंगा। पनामा केस की जेआईटी की रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद मुल्की सियासत में भूचाल आ गया। गिलानी से अखलाकी बुनियाद पर कभी इस्तीफे के मुतकाजी नवाज शरीफ आज मकाफाते अमल से दो चार हैं। उधर जेआईटी के कयाम पर मुंह मीठा करने वालों के लहजे में तलखी के सिवा कुछ नहीं। आज एक अदालती 58(2B बनाने की कोशिश की जा रही है। उस वक्त वो एक आईनी 58(2B होती थी कि जिसके तहत जब किसी एक बंदे का दिल करता था वो मुंतखब हुकूमत को घर भेज देता था। ट्विटर खेलने वाली दुख्तरे नवाज बिलाखे नीलसन होल्डिंग लिमिटेड, नेस्को लिमिटेड और कॉम्बो ग्रुप ऑफ श्योर कंपनीज की बेनिफिशियल ऑनर और एवनफील्ड प्रॉपर्टीज की मालिक निकली। चहीती बेटी की तरफ से जमा दस्तावेजात में भी कारीगरी दिखाई गई, जिसे बरतानिया के फॉरेंसिक हैंड राइटिंग एंड डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन एक्सपर्ट्स ने पकड़ लिया। 31 जनवरी 2007 में पब्लिक होने वाले कैलिब्री फॉन्ट साइज में दस्तावेज और फिर बाद की तारीखों में दस्तखत मिस्टर रेडली की आंख से न बच सके। उधर तोहफे तहाइफ पर साबित कदम वजीर आजम खुद एक ऑफशोर कंपनी के मालिक साबित हो गए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अवाम पनामा केस को भूल जाएंगे, लेकिन इमरान खान ने अवाम को भूलने दिया ना शरीफ खानदान को। सिर्फ नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं हम अब मानते, शहबाज शरीफ का इस्तीफा मांगते हैं और इसहाक डार का तो फौरी तौर पर इस्तीफा मांगते हैं, इसलिए कि वो मुल्क के खजाने पे एक मनी लॉन्ड्रर बैठा हुआ है। बड़े मियां साहब तो सवाल जवाब में आए बाएं शाएं करके चकमा देते रहे, लेकिन खादिम आला खतरा भांप चुके थे। इसीलिए जब गल्फ स्टील से मुतालिक कजन तारिक शफी के कागजात में अपने दस्तखत की तस्दीक का सवाल किया गया तो छोटे मियां साहब का कहना था मैं नहीं मानता। शहबाज शरीफ ने दस्तावेजात से इजहार ला ताल्लुकी किया, जबकि एक मौके पर कह उठे अक्लमंदी का तकाजा यही है मैं इस कमरे से चला जाऊं। वजीर आजम के इस्तीफे के लिए हर जमात यकजुबान है और तो और जावेद हाशमी भी मियां साहब को मनसब छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ एंड कंपनी ने जारहाना तर्ज अमल इख्तियार करने का फैसला किया है। शहर इक्तदार में 2 माह के लिए दफा 144 के तहत जल्द से जुलूसों पर पाबंदी लगा दी गई है। खुद को नागुजीर समझने वाले 3 दिन में मुशावरत के 5 इजलास कर चुके हैं, जहां खुशामदियों का टोला मुश्किल में फंसे कायद को लच्छेदार कसीदे सुना रहा है। तू खुदा का नूर है, अक्ल है, शऊर है, कौम तेरे साथ है, तेरे ही वजूद से मुल्क के निजात है। तू है मेहर सुबह नौ, तेरे बाद रात है, बोलते जो चंद हैं सब ये शरपसंद हैं, जिनका नाम है अवाम क्या बनेंगे हुक्मरां। मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, लेकिन कराइन और हवा का बदला रुख बताता है जी का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया। रिपोर्ट आपने देखी, पाकिस्तानी अवाम भी ये सब मामला देख रहे हैं, लेकिन समझ से बाहर है कि आखिर होगा क्या। हर एक पार्टी हर एक महाज पर अपने अपने तौर पर एक जंग जारी है। लॉर्ड अहमद, आपके उस एंड पर इस सारे मामले को कैसे देखा गया और अब आइंदा के हवाले से आपकी क्या पेशन गोई है? आयशा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सारे लोग दुखी हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून, जिनको बड़ा ईमानदार दयानतदार जब वो बात करते हैं तो अल्लाह के फजलो करम की बात करते हैं, इंशाअल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बात करते हैं, मदीना मुनव्वरा में हर साल जाके रमज़ान शरीफ में बैठते हैं, नमाज पे और तस्बीह वो रोल करते हुए दिखाई देते हैं। इस जेआईटी रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि इसमें झूठ सामने आ गया हर जगह पे। सिर्फ हमारी बहन कुलसूम और अम्मी जी के अलावा पूरा ख़ानदान झूठ पे झूठ, फेक डॉक्यूमेंट्स, परवर्टिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस और फिर इंटिमिडेशन ऑफ विटनेसेस के अलावा जो सबसे बुरी बात यह है कि इन्होंने हर जगह पे डिनाई किया, टीवी पे
पार्लियामेंट के अंदर, और इसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज भी मौजूद हैं। मैं क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत दिनों के बाद वापस आए हैं और उन्होंने इस रिपोर्ट को पढ़ के पूरा एनालाइज किया है, मैं सिर्फ जो चंद चीज़ें उन्होंने, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टीज के हवाले से हों, चाहे जो एविडेंस उन्होंने फैब्रिकेट करने की कोशिश की और पकड़े गए, इसमें बाय द वे वो रहमान मलिक साहब की भी आपने जेआईटी रिपोर्ट में कहा कि वो झूठे हैं और झूठ ही बोलते रहते हैं। पहले भी उनका पता है कि वो केले को सेब और सेब को केला कहते हैं, लेकिन इनका इंप्रेशन ये था कि ये जो सारे के सारे बात शुरू करते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला के फजलो करम से इंशाअल्लाह सुब्हान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये पढ़ के फिर झूठ बोलते रहे हैं, फैब्रिकेट करते रहे हैं। और मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने जो पॉलिटिशियंस और इंस्टीट्यूशंस पे लोगों को एतमाद था, जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि सिस्टम को चलने दे, इन्होंने सिस्टम को इतना नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि इस सिस्टम को यानी इस सिस्टम को तो आप सपोर्ट तब करें कि अगर जेआईटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बनाई तो जेआईटी जो टीम है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, उस पे पहले एतमाद करके मिठाइयां बांटी और कहा कि हम जीत गए, हमने ये कर लिया और इस पे पूरा एतमाद है, जिसमें दूसरे लोगों को डाउट थी। अब उसी को ये रेडिक्यूल कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट लोग, इन्हीं के अंडर जो गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉइज, चाहे वो फौजी हैं तो फौज इनके अंडर, बाजवा साहब इनके अंडर, इनके कंट्रोल में सारी फौज इनके कंट्रोल, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसी है। फिर जो अदारे हैं, लॉर्ड अहमद आप कह रहे हैं कि कुछ लोग एतमाद नहीं कर रहे थे, उनमें डॉक्टर मुईद भी शामिल थे। तो डॉक्टर मुईद से पूछ लेते हैं कि ये तो मामला आपकी थ्योरी के बरक्स हो गया। डॉक्टर मुईद, आप कह रहे थे कि जेआईटी में अंदर जाके और बयान दिए जाते हैं, बाहर आकर कुछ और बताया जाता है, और फिर आपने ये भी कहा कि उधर मोदी पहुंचे, उन्होंने ट्रंप से सिफारिश की है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बचा लें। ये क्या हुआ? जेआईटी ने तो वही कहा जो आप कहा करते थे बादशाहत के हवाले से। मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले तो मुझे जो है अपोलोजाइज करना है सारे व्यूवर्स के साथ और जेआईटी से और वाजिद ज़िया साहब की लीडरशिप में जो जेआईटी थी, क्योंकि मैं मुसलसल ये कहता रहा और बड़ी प्राउडली कहता रहा कि भाई ये 20 ग्रेड के अफसरान जो हैं ये भला वज़ीर-ए-आज़म और उसके ख़ानदान से कैसे सवाल पूछ सकेंगे। और अब जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, और इसीलिए मैंने इस पर कमेंट भी नहीं किया क्योंकि मैं अब 100 से ज़्यादा सफ़े उसके पढ़ चुका हूं, जो 275 हैं। जिस महारत के साथ, जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ इस जेआईटी रिपोर्ट ने काम किया है, जिस तरह से उन्होंने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के साथ खतो खताबत और कॉरेस्पॉन्डेंस की, स्विस अथॉरिटीज़ के साथ खतो खताबत की, सक्सेसफुली वहाँ से जवाब और कॉन्फर्मेशन उन्होंने हासिल किए, जैसे उन्होंने यूएई के जस्टिस डिपार्टमेंट से और मिनिस्ट्री से उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन हासिल की है, और जिस तरह से उन्होंने पूरा केस बिल्डअप किया है, खराज तहसीन के वो मुस्तहक हैं। आई अपोलोजाइज, मेरा एनालिसिस पहली दफ़ा बिल्कुल ही गलत साबित हुआ है। मुझे अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर जो सिविल सर्वेंट्स हैं, मेरा तो एक इमेज ये है कि इस मुल्क में सब कुछ, आपका एनालिसिस दूसरी बात डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी आपका कुछ ऐसा एनालिसिस था, वो भी गलत साबित हुआ था डॉक्टर मुईद। चल, वो तो एक इंटरनेशनल इशू था, लेकिन यहां पे तो ये है कि मुझे अंदाजा नहीं था, कि मुझे ये समझ आई है कि पाकिस्तानी सिविल सर्वेंट्स को अगर सपोर्ट हो, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको पूरी सपोर्ट दी है, क्योंकि हुक्मरान जमात ने बारहा उन्हें हरासा करने की, डराने की, धमकाने की, अंडर प्रेशर लाने की बहुत कोशिश की है। तूफान बदतमीजी खड़ा कर दिया गया मीडिया में इल्जामात का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चूंकि सपोर्ट दी, इसलिए पाकिस्तानी सिविल सर्वेंट्स ने बैनुल अक़वामी मयार की एक तहकीक हमें 60 दिनों के अंदर करके दिखाई है। और उसके कुछ मैं पॉइंट्स आपको बताऊं। देखिए, पहली पॉइंट जो मैंने 50 सफ़े उन्होंने सिर्फ तारिक शफी साहब की जो टेस्टिमनी है उसको एनालिसिस करते हुए, और उसके अंदर उसके जो तजादात थे उसको सामने लाते हुए, उसको कंक्लूजन देने से पहले जेआईटी ने 50 सफ़े लिखे, 50 सफ़े। और उन 50 सफ़ों को जब पढ़ते हैं तो बिल्कुल मतलब आपका साफ हो जाता है। आपको पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद, और फिर हसन और हुसैन और उनके वकला ने और मरियम बीबी ने जो कुछ कहा, उस हवाले से कि एक गल्फ स्टील मिल्स जो है उसका 1980 में जो सेल एग्रीमेंट हुआ, शेयर सेल एग्रीमेंट, जिसमें 25% शेयर जो उसके रह गए थे 1978 के एग्रीमेंट के बाद, वो उन्होंने कहा कि 12 मिलियन दिरहम के बिके हैं। वो सेल एग्रीमेंट जाली साबित हो गया है। वो सेल
एग्रीमेंट जो दिया गया अदालत में, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, जीआईटी को दिया गया, उसकी कोई हकीकत नहीं है। और उसको उन्होंने बड़े वाज़ेह से एक्सप्लेन किया है, इसलिए कि पहले तो दुबई की जो अथॉरिटीज हैं वो कहती हैं कि वो सेल एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। हर ऐसा सेल एग्रीमेंट और सेल डीड जो है उसको दुबई में रजिस्टर होना होता है, और 1978 की जो सेल डीड है जिसमें 75% शेयर बेचे गए हैं वो रिकॉर्ड पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन 25% शेयर की अप्रैल 1980 की सेल डीड एग्जिस्ट नहीं करती। फिर उसके बाद ओरिजिनल तो दी भी नहीं गई, उसकी कॉपी दी गई, उसकी कॉपी को अटेस्ट करवाया गया दुबई से किसी नोटरी पब्लिक से, लेकिन दुबई की अथॉरिटीज कहती हैं कि वो अटेस्टेशन और नोटरी पब्लिक का जो प्रोसेस है वो भी जाली है, उसे सिर्फ महज पाकिस्तान के काउंसलर ऑफिस से अटेस्ट करवाया गया। मजीद उसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि तारिक शफी साहब ने अपने बयान में कहा कि मैं मई और जून 2016 में मैंने और हुसैन नवाज ने दुबई जाके ट्रैवल किया, जहां हमने 15 दिन हमें लगे इन डॉक्यूमेंट्स को हासिल करते हुए और उसको अटेस्टेशन और नोटराइजेशन करवाते हुए। हुसैन नवाज ने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने कहा मैं नहीं गया दुबई, मैं नहीं गया एम्बेसी के अंदर, मैंने नोटराइजेशन नहीं करवाई है, मैंने अटेस्टेशन नहीं करवाई। फिर वो जो 1980 का कॉन्ट्रैक्ट है, जो सेल एग्रीमेंट है, उस पर तारिक शफी साहब ने साइन नहीं किए, और जब जेआईटी ने उनको कहा कि आप इस पे साइन क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा मेरे हाथ में तकलीफ है। लेकिन जेआईटी लिखती है कि बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स पे 50 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स पे उन्होंने अपने साइन किए हैं, वो बिल्कुल कंफर्टेबल साइन उन्होंने किए हैं, उसमें कोई मसला नहीं। सो जो बुनियादी चीज है कि जो एक झूठ बोला गया कौम से, नेशनल असेंबली से, सुप्रीम कोर्ट से, पूरे मीडिया से, एक साल तक पूरी दुनिया से झूठ बोला गया कि हमारी एक गल्फ स्टील मिल थी जिससे 12 मिलियन दिरहम पैदा हुए, वो 12 मिलियन दिरहम तारिक शफी साहब को मिले, उन्होंने वो 12 मिलियन दिरहम 2-2 मिलियन करके कतरी शहजादे को दिए। अच्छा, वो कहते हैं कि मुझे 12 मिलियन जो थे अहली ने, जो अब्दुल्ला काइद अहली हैं, वो मुझे 2-2 मिलियन दिरहम करके देते थे, लेकिन कहते हैं मैंने कभी उनको रसीद नहीं लिख के दिया, मेरे पास उसकी कोई एविडेंस नहीं है कि 2 मिलियन दिरहम। आप देखिए 2 मिलियन दिरहम जो है मैं जबानी लेता था। फिर उनको कहा गया आप देते किसको थे, उन्होंने कहा मेरे पास कोई आता था मैं उसको दे देता था, यानी कतरी प्रिंस को भी उन्होंने नहीं दिए। सो कतरी जो खत है कि पैसे हमने रिसीव किए थे 12 मिलियन दिरहम के, वो भी गलत, फेक, फिक्टिशियस, जाली है। वो सेल एग्रीमेंट जिसमें 12 मिलियन दिरहम मिले वो भी जाली है। ये बात वाज़ेह हो गई है रिकॉर्ड से। फॉरगिव मी, मैं सिर्फ डॉक्टर साहब फॉरगिव मी, सिर्फ ये मैं एक बात व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, ये वही कतरी प्रिंस हैं जिनको बरतानिया की एक डिफेंस कंपनी में रिश्वत लेने, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, और वो यहां पे एडमिट हो गया कि उन्होंने यहां पे रिश्वत ली उस कॉन्ट्रैक्ट देने की, तो कोर्ट्स ने उनको बुलाया था यहां पे बरतानिया में, तो उन्होंने, आप गूगल कर सकते हैं, उन्होंने जो है वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी लेके यहां से जान छुड़ाई थी। ये वही हैं आप, यानी उस कतरी प्रिंस की बात नहीं करते जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत ईमानदार है। ये वो हैं जिनके ऊपर सीरियस इंटरनेशनल एलिगेशंस ऑलरेडी हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं आई एम सॉरी, मैं आई जस्ट वांटेड टू से कि ये इनका ऑलरेडी आपने एक और रुख भी बता दिया लॉर्ड अहमद। डॉक्टर मुईद, आपसे भी माजरत के मैं कता कलामी कर रही हूं, लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, और ये बात मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह डॉक्टर मुईद ने, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट जेआईटी, उन्होंने इस पर अपोलोजाइज किया। ज्यादा देर नहीं गुजरी, वक्त ज्यादा नहीं गुजरा, वजीर आजम भी अपोलोजाइज कर सकते हैं कि उन्होंने गलत बयानी से काम लिया, कौम से माफी मांग सकते हैं। इसमें कोई गिरने की या छोटा होने की बात नहीं है, बल्कि ये आला ज़र्फी की निशानी है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने ज़र्फ को इतना वसी करते हैं। लॉर्ड अहमद को आपने सुना, उन्होंने एक नया रुख बताया, लेकिन उनके चेहरे से कुछ परेशानी झलक रही है, और ऐसे ही परेशान पाकिस्तान के अवाम है, उन्हें नहीं मालूम कि क्या होगा। लेकिन क्या होगा इस पर राय तो दी जा सकती है। राय लेंगे अपने एनालिस्ट से एक ब्रेक के बाद। मामला अब यूं है कि आगे की जानिब देखा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि हसन नवाज लंदन चले गए, और कुछ हुसैन नवाज के हवाले से भी ऐसी इतलात हैं, लेकिन हुक्मरान जमात भी हथियार डालने को तैयार नहीं है, और उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में वो इस मामले पर बहस करेंगे। लॉर्ड अहमद, जैसे कि अभी डॉक्टर मुईद जो बता रहे हैं कि ये उसमें कॉम्प्लिकेशंस है रिपोर्ट में, और ये बातें जेआईटी ने डिस्कवर की। 256 सफ़ात पर है ये रिपोर्ट मुश्तमिल, 60 दिन में ये तैयार की गई। एतराज करने वाले कहते हैं कि 13 घंटे तो इसको टाइप करने के लिए चाहिए हैं, तो किस टाइम में इन्वेस्टिगेट किया गया, जेआईटी ने तहकीकात किस अरसे में की, यानी 24 घंटे काम करती रही जेआईटी। ऐसे नुक्ते भी उठाए जा रहे हैं, और फिर यह भी कहा जा रहा है कि रिपोर्ट कहीं और से तैयार होकर आई, उस पर जेआईटी वालों ने सिर्फ साइन किए।
आयशा ये जानबूझ के हमेशा जिस तरह झूठ बोलते हैं, इनके गैंग ऑफ 6 झूठे वजीर जो सामने बैठ के हर रोज़ कसमें कुरान उठाते हैं और फिर वो अल्लाह सुब्हान ताला का नाम भी लेते हैं। देखिए अब जो नई बात है, आज सुबह मेरे टेक्स्ट एक्सचेंज हो रहे थे एक बड़े सीनियर नून लीग के आदमी के साथ। वो कह रहे हैं कि लॉर्ड साहब आपको नहीं पता ये इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है, और मुझे पता है कि वो जमाइमा और उसके मज़हब के साथ कनेक्ट करते हुए इंटरनेशनल जो है वो इसको करना चाहते हैं। ये कंप्लीट नॉनसेंस, ये जानबूझ के। देखिए चोर ये पकड़े ये गए, और इनके सामने इनका जो लाइफस्टाइल, एक एक चीज, कैप्टन सफदर की गाड़ी से लेकर जो मरियम साहिबा 1 साल पहले बेच चुकी थी और उन्होंने दूसरे साल में डिक्लेयर की, इनकी जो तनख्वाह जो है वो वहां सऊदी अरेबिया से पॉकेट मनी जो मिलता था उससे इन्होंने कितने हजार एकड़ जमीनें खरीदी। इनके यानी हर चीज में जो कंट्राडिक्शन है वो तो आपको मियां साहब की तकरीर नेशनल असेंबली के अंदर खड़े होकर, मैं नेशनल असेंबली यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो बात कहूं वो अगर सच ना हो तो वो मुझे अपोलोजाइज करना पड़ता है सबको। तो वहां पे खड़े हो के इन्होंने कहा कि जनाब हमारे जो वालिद मोहतरम ने किस तरह पैसा कमाया, हमने किस तरह डिक्लेयर किया, हमारे तो सारे रिकॉर्ड रसीदें सारे कुछ। बाद में कहा जी कि वो बिल्कुल गलत था, बल्कि उनके वकला ने कहा वो तो सियासी बयान था। यानी इनकी हर चीज में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। फिर ये इंटिमिडेट करते हैं, फिर ये फैब्रिकेट करते हैं, फिर ये जो असल में है ना जी कि ये विटनेस इंटिमिडेशन से लेकर डॉक्यूमेंट्स को चेंज करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अब इनके पास, और बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद ये घर चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट इनको घर भेजे, ये दे विल नॉट गो टिल द वेरी एंड। मैं आपको बताऊं, इसलिए अगर मैं इनकी जगह पे हूं शायद मैं या तो माफी मांग लूं, वरना अगर मैं इनकी तबीयत का हूं तो मैं डट जाऊं, इसलिए क्योंकि अगर ये घर चले जाते हैं, एक तो इनकी जो इन्होंने टैक्स डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉड किया है, इसमें इनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस आ सकती हैं। फिर इन्होंने जिस तरह फॉल्स रिकॉर्ड यहां पे और इंटरनेशनली दिखाए, देखिए यहां पे ऑल यू नीड, और डॉक्टर साहब ये आपके लिए बता रहा हूं, कोई पार्लियामेंटेरियन अगर इनलैंड रेवेन्यू एंड कस्टम्स को खत लिख दे कि ये जीआईटी की रिपोर्ट है, ये लोग लंदन बेस्ड हैं, इनकी बिजनेसेस लंदन में हैं, इन्होंने फ्रॉड किया है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तहत ये फाइंडिंग हुई है, आप कहां बैठे हुए थे, आपने इनको इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया? तो ये भी एक बहुत बड़ा इनके लिए मसला हो सकता है। लेकिन अभी तक जो मॉडल टाउन के मर्डर केसेस हैं वो सामने खड़े हैं, इनके पुराने जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो डार साहब ने खुद एडमिट किए हुए थे, वो सारे वहां पे बहुत सारी चीजें हैं। और लॉर्ड अहमद जो जिसकी तरफ आपने निशानदेही की, उस केस के हवाले से भी शुनीद है कि वो भी अब जिंदा होगा, दोबारा से उससे शुरू किया जाएगा, खोला जाएगा केस को, क्योंकि कुछ लोग इसे मकाफाते अमल भी कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मुईद, जिस तरह से लिंगर ऑन करने की कोशिशें की जा रही हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस की जाएगी, 17 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जब 17 जुलाई को अदालत बैठेगी और इस जीआईटी रिपोर्ट पर अपना कंक्लूजन देगी, तो उसके बाद क्या होगा? इफ यू कैन नॉट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम वाला फार्मूला अप्लाई कर सकती है हुक्मरान जमात? डोंट यू थिंक सो? देखिए बिल्कुल यही होगा, आयशा सही कह रही हैं, बिकॉज अभी तक शरीफ खानदान ने गुज़िश्ता 30 बरस में सीखा ये है, उन्होंने कभी भी सच को तो साबित नहीं किया, उन्होंने हमेशा टेक्निकल बुनियादों के ऊपर जाके मुकदमे लड़े हैं। जैसे हेलीकॉप्टर अगवा वाला जो केस है जहाज का, कि किसने जहाज हाईजैक किया हुआ था, क्या नवाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि जहाज को हैदराबाद में, हिंदुस्तान में या अहमदाबाद में उतार दें, या जनरल मुशर्रफ ने जहाज को हाईजैक किया हुआ था? ये टेक्निकल बुनियादों पर तमाम केसेस। फिर ये कि जब इनके खिलाफ तमाम केसेस राइप थे, इन्होंने प्रेसिडेंट क्लिंटन को और सऊदी बादशाह को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने जनरल मुशर्रफ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, 10 साल का मायदा किया, जिसके तहत वो तमाम इनके जो केसेस
केसेस थे वो रोक दिए गए, वो भी एक टेक्निकल नॉकआउट था। अब इनकी कोशिश ये है, इनका मसला ये है कि अगर ये यहां से फारिग हो जाते हैं, ये रिजाइन कर देते हैं, तो इनकी पार्टी के अंदर धड़ाड़ें पड़ जाएंगी, बहुत से लोग PMLN को छोड़ देंगे और पंजाब के देहात के अंदर और छोटे कस्बों के अंदर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो अभी तक ये समझ रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई यहूदियों ने, इसराइल ने या इंटरनेशनल साजिश इनके खिलाफ हो गई है, जमायमा ने साजिश करवा दी है, कोई ऐसा चक्कर है, उन लोगों को यकीन आ जाएगा कि नवाज शरीफ साहब का खानदान जो था वो चोर था, वो करप्ट था, वो झूठे थे और उन्होंने ये सारी करप्शन की है। तो इनका सियासी मसला ये है कि ये चाहते हैं या तो सुप्रीम कोर्ट से टेक्निकल हम कोई हल निकालें, GIT को गंदा करें, जुडिशरी को गंदा करें, ये कहें कि ये फौज ने कराया है, ये बैनुल-अक़वामी साजिश है, इस तरह की ये चीजें करना चाह रहे हैं। उसके अलावा ये एक लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पैदा करना चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने बगैर किसी प्रोफेशनल रीजंस के, बगैर किसी ऑब्जेक्टिव रीजंस के, उन्होंने दफा 144 2 महीने के लिए नाफिज कर दी है। इसका मतलब है कि जाहिर है वो पब्लिक शायद टर्की के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अमेरिका को पसंद नहीं था चीन का और पाकिस्तान का बढ़ता हुआ किरदार इस खित्ते में। तो आप कहीं से भी इसे वेटेज नहीं देंगे कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है, कोई साजिश हो सकती है और उसमें मुख्तलिफ लोग किरदार अदा कर सकते हैं? देखें, बहुत सारे लोग चाहे इकोनॉमिक साजिश कर सकते हैं। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराने का कोई ये इनका CPEC इनका प्रोजेक्ट नहीं है। ये काफ़ी अरसे पहले शुरू हुआ था, जब ये कहीं सीन पे नहीं थे, उस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत थी। फिर गिव हिम क्रेडिट, कोई बंदा इसका नाम नहीं लेता। मुझे खुद जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद बताया, लॉर्ड नज़ीर कभी आप चाइना गए हैं, वो जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप मेरे साथ चलें। उन्होंने मुझे दावत दी, आप मेरे साथ चलें। चाइना जो है वो इतना मैग्निफिसेंट मुल्क है जिसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो दुनिया को नहीं पता। तो ये हमेशा जो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया उसका क्रेडिट ये लेते हैं। ये तो शुक्र करें कि वो मोहम्मद बिन कासिम का जो है वो क्रेडिट नहीं लेते कि मुसलमान हम ही ने लोगों को बनाया यहाँ पे, वरना ये हर चीज जो है इन्हीं के खाते में डालते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगर ना रहे तो आपकी डेमोक्रेसी चली जाएगी, CPEC चला जाएगा, आपकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, आपके नेबर्स आपके अंदर कब्जा कर लेंगे। और फिर ये जो डॉक्टर साहब ने नाम लेके, मैं तो बाहर की कंस्पिरेसी जमाइमा के हवाले से, हालांकि मैं जमाइमा साहबा की बहुत, मेरा अपना जाती जब एलिगेशन लगी थी 3 लोगों ने, एक जो है वो राबाई थे अमेरिकन, एक जेरल्ड कॉफमैन जो फौत हो गए हैं, और जमाइमा तीसरी खातून थी जो जूइश बैकग्राउंड की, जिन्होंने कहा कि लॉर्ड अहमद आपका वर्जन मैं दुनिया को बताना चाहती हूं, अगर आप चाहें तो मैं आपको इंटरव्यू करके वो पब्लिश करना चाहती हूं। सो आई नो पर्सनली कि शी इज अ ग्रेट लेडी और इसके कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करें। लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की गलतियां हो सकती हैं, उनको लंदन के इलेक्शन में नहीं आना चाहिए था। लंदन के इलेक्शन में उनको नहीं आना चाहिए था, वो वैसे इत्तेफाक से आए, उन्होंने लोगों से बातें की, गलत बात थी। लेकिन मुझे कोई यहां बैठ के दुनिया भर में मैं जाता हूं, कभी यूरोप में होता हूं, कभी अमेरिका, मुझे कोई कंस्पिरेसी नजर नहीं आती। कंस्पिरेसी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी, क्योंकि ये झूठ इतना बोलते हैं, इनके अपने बयान, अगर वो टीवी चैनल्स अगर आप देखें जो इनको बार बार जो रिपीट कर रहे हैं, ये जो खुद अपने खिलाफ खुद, क्योंकि झूठ इतना बोलते हैं, देखें झूठ एक बार बोलो और बार बार बोलो वो उसको सच्चाई, ये तो इतने झूठ बोलते हैं कि इनको याद नहीं रहता कि ये कल इन्होंने क्या कहा था, लिख के क्या दिया है, और इनके डॉक्यूमेंट चेक करने वाले भी नहीं है। सवाल अब जो एनालिस्ट के सामने रखेंगे उनसे जानेंगे कि अब मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है, पार्टी का ढांचा किसी तकसीम का शिकार तो नहीं, और पाकिस्तान में जो ऑपोजिशन जमाते हैं वो किस ट्रैक पर हैं। ब्रेक के बाद मालूम ऐसा होता है कि मुल्की मफाद से ज्यादा जाती अना बालातर है, क्योंकि PMLN ने ये फैसला दे दिया है कि माइनस नवाज शरीफ कबूल नहीं और ना ही वजीर आजम इस्तीफा देंगे। लॉर्ड अहमद जरा देखिए, पोस्टमार्टम कीजिए अब इस सिचुएशन का कि अगर हुक्मरान जमात इसी तरह से बजिद रही और मामले को तूल दिया जाता रहा तो महाजराई में तो इजाफा होगा। क्या करना चाहिए और क्या कर रही है हुक्मरान जमात?
हुक्मरान जमात जब तक मियां नवाज शरीफ साहब मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और प्राइम मिनिस्टर हैं कुछ भी नहीं कर सकती और ना ही करेगी। उसमें खबरें आ रही हैं कि 40 लोग जो हैं वो एक आदमी के साथ, और कुछ ऐसे ग्रुपिंग तो होती रहती हैं। वैसे भी इंटरनली पहले जब भी कोई ख़तरा नज़र आए तो पाकिस्तान में तो वैसे भी लॉयल्टी पार्टीज़ के साथ उस वक़्त तक ही है जब वो पावर में है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मैंने जिस तरह पहले भी इस प्रोग्राम को जब यहाँ पे वो एडवर्टाइज किया जाता है तो उसमें मेरा वो एक बात जो मैंने डॉक्टर साहब के साथ आपके साथ की थी कि मियां नवाज शरीफ साहब को फौज घसीट के अगर उतारे और गन पॉइंट पे तभी जाएंगे, वरना ये कभी, क्योंकि ही एक्चुअली बिलीव्स कि ये ही वाज बोर्न टू गवर्न, और मेरी आज भी ओपिनियन वही है। अगर सुप्रीम कोर्ट इनको डिस्क्वालीफाई कर देता है और ये मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली नहीं रहते तो फिर ये जिसको भी अपॉइंट करेंगे ये कोशिश करेंगे कि ये लाहौर में बैठ के या इस्लामाबाद में ही बैठ के उसको जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब जब उनके गिलानी साहब घर गए थे और परवेज अशरफ राजा साहब जब बने थे तो उसको जिस तरीके से पहले भी वही चलाते थे गवर्नमेंट, इस तरह ये भी कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से इसको चलाएं। लेकिन मैं समझता हूं कि जब इनके ऊपर क्रिमिनल, एक बात में, अगर क्रिमिनल चार्जेस इनके ऊपर लगे, क्रिमिनल चार्जेस और मर्डर केसेस की अगर चार्जेस लगी तो फिर मैं समझता हूं कि वो आखिरी दिन होगा इस मुस्लिम लीग नून का जो आपको नजर आ रही है। फिर लोग अपनी अपनी जगह बनाने के लिए वो उसमें दौड़ में शुरू हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर मुईद, जो नुक्ता लॉर्ड अहमद ने उठाया गन पॉइंट पर घर भेजे जाने का, अभी तक तो ऐसा मालूम नहीं हो रहा कि अदालती कार्रवाई के नतीजे में हुक्मरान जमात तैयार होगी बासानी हथियार डालने के लिए, लेकिन फौज की ताजा स्टेटमेंट भी अहम है कि मुसल्लह अफवाज जमहूरियत की मुकम्मल हामी है, लेकिन फौज के लिए करप्शन बर्दाश्त नहीं। जनरल राहील शरीफ इससे पहले कह चुके हैं कि करप्शन दहशतगर्दी से ज्यादा खतरनाक है। तो इसका मतलब है कि हुक्मरान जमात खुद ही वो रास्ता, वो राह ले रही है जिससे वो आज तक डसी चली आई। नहीं, देखिए डसी क्या चली आई, जो पूरा पैराडाइम है पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स का, जिसमें आप हिंदुस्तान की और मगरब की, अमेरिका के इदारों की, दुनिया के मीडिया की, यूरोप के मीडिया की, बरतानिया की मीडिया की, वहाँ की हुकूमतों की सपोर्ट हासिल करते हैं, डेवलपमेंट कम्युनिटी की, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस की, वो है क्या? वो ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर मगरबी तरस की जमहूरियत का डिफेंस कर रहे हैं और इस मुल्क में एक बागी सरकश फौज है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल से ज़्यादा बढ़ के अपना रोल प्ले कर रही है, और हम इस मुल्क में जमहूरियत को चलाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए हमारी मदद की जाए। उसी चीज़ को दोबारा खेलने की कोशिश की जा रही है। और शुरू से जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अप्रैल 2016 में उन्होंने टेलीविज़न में कौम से खिताब किया तो उस वक्त भी उन्होंने इशारा दिया कि ICIJ की जो पनामा के हवाले से रिपोर्ट है ये दर हकीकत उन्हीं ताकतों की उनके खिलाफ साजिश है जिन्होंने पहले उन्हें 1999 में जेल में डाला था और हथकड़ी लगाई थी। हालांकि पाकिस्तान की फौज और इस्टेब्लिशमेंट का ICIJ के साथ या एक ऐसे पनामा के स्कैंडल के साथ जिसने चिले से लेके ब्राज़ील तक और पता नहीं कहां कहां तक उसने पूरे यूरोप को, बरतानिया को, सबको मुतासिर किया, वो ज़ाहिर है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की बसात से एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल एक मतलब डेवलपमेंट थी। तो शुरू से वो ये तासर देना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ जो मेरे खिलाफ हो रहा है ये एक इस्टेब्लिशमेंट की साजिश है। कभी वो कहते हैं यहूदियों की साजिश है, कभी वो तासर दिया जाता है कि बैनुल अक़वामी साजिश है, कभी ये है कि ये CPEC को नाकाम करने की, जैसे मौलाना फजल रहमान के मुंह में अल्फाज डाले गए हैं। तो ये गेम शुरू से चल रही है। वो ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाए, सड़कों पे मारधाड़ हो, ये स्पेक्टर पैदा हो पंजाब के दही इलाकों में, मज़ाफ़ात में, कि नवाज शरीफ साहब वो मजलूम आदमी हैं जो सड़कें और पुल बना रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, चाइना से पैसा लेकर आ रहे हैं, तरक्की करना चाहते हैं और उनको तरक्की नहीं करने दी जा रही है। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो स्पेक्टर है अंदरूनी सिंध में कि वो सूली पे चढ़ गए, अहले सिंध के उनको पंजाबी माफिया ने मार डाला और वो सिंध के लोगों को उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे दी है। नवाज शरीफ साहब जो है ना वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इस पूरे इमेज से बहुत मुतासिर है। ये वो गेम खेलना चाह रहे हैं, क्या इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट उनको ये खेल खेलने देंगे, ये देखना है। अच्छा लॉर्ड अहमद, खेल की अगर बात हो रही है तो ऑपोजिशन जमातें पाकिस्तान में अब ये आवाजें तो बुलंद कर रही हैं कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाएं। जावेद हाशमी अभी बोले कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो अब अलग हो जाएं और किसी और को दे दें ये ओहदा ताकि आसान हो एहतसाब का अमल, लेकिन उससे पहले कह चुके हैं ये इंतकाम होगा। अब आपसे जानना यह है कि ऐसे में पार्लियामेंट क्या किरदार अदा कर सकती है? इस मामले पर बात की जा सकती है पार्लियामेंट के अंदर, कोई फर्क पैदा होगा, कोई फर्क लाएगी ऐसी बात?
वो प्रेशर बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल कर सकती है, और क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब यहाँ पे छुट्टियों के लिए आए हुए थे लंदन, और उनको इमरजेंसी वापस बुलाया गया कि शायद अगर कोई चेंजेस हों तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और नेशनल असेंबली की इमरजेंसी मीटिंग ये होनी चाहिए। लेकिन मुझे इसमें कंसर्न्स होते हैं। मैं आपको बताऊं, सच्ची बात यह है कि अगर आज नवाज शरीफ और इनके खानदान की तलाशी ली जा रही है तो फिर कल जो है वो आसिफ अली जरदारी और उनके जो वज़रा हैं उनकी तलाशी भी, और वो एविडेंसेस जो मनी कैश जो कंटेनर्स में डाल के या जहाज़ों में जो एलिगेशंस बड़ी सीरियस हैं वो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, और जो पैसा उनका बाहर, ये तो शक वाली बात नहीं है। पूरे पाकिस्तान को पता है कि दिहाड़े लगाते थे सारे जितने इनके बड़े लोग हैं। आम जो इनका सपोर्टर है और इनका वोटर है उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा। आम जो एमएनए हैं शायद उनको भी कुछ ना मिला हो, थोड़ा मिला हो, लेकिन जो वज़रा सीनियर जितने लोग थे पिरामिड के ऊपर, यानी बहन के ऊपर एलिगेशंस इतनी हैं कि वो आज़ाद कश्मीर से पटवारी और तहसीलदार से भी मैं ले सकता हूं प्रोग्राम करते थे। तो जरा मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब बहुत अहम है, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। कि आपने कहा उनके ऊपर चार्जेस हैं करप्शन के, आसिफ अली जरदारी पर ये सब जानते हैं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर भी हैं। ऐसे में तो सिर्फ एक इमरान खान बचते हैं आने वाले दिनों के लिए जिन पर अभी तक करप्शन के इल्जाम नहीं है। ये और बात है कि उन्हें नाअहल करार देने की कोशिश की जा रही है कि वो नाअहल हो जाएं, लेकिन क्या इमरान खान का आना वो अनाड़ी साबित नहीं हो सकते इतने बड़े सियासी मंजरनामे में जिसमें उनका पहले कभी कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है? नवाज शरीफ अब तक सबसे ज्यादा वजारत उस्मा का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, लेकिन इमरान खान का आना उनका अनाड़ीपन मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आप ऐसे समझते हैं? वो मेरे ख्याल में वो मुझे भी कंसर्न्स हैं, और उनके जो एडवाइज़र 3-4 आगे पीछे बैठे लोग हैं वो इतने ईमानदार वो भी नहीं हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह डॉक्टर मोईन पीरजादा साहब ने ये जो जीआईटी के प्रोफेशनल लोगों को देखे, कौन सोच सकता था आयशा कि पाकिस्तान के अंदर इतने ईमानदार प्रोफेशनल और स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के लोग होंगे जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उनके खानदान और उनके जो बड़े बड़े लोग हैं उनको ऑनेस्टली इन्वेस्टिगेट करके सुप्रीम कोर्ट के। तो ये साबित होता है कि पाकिस्तान में ऑनेस्ट लोग और एबल और केपेबल लोग हैं। यानी अगर आप सिर्फ पाकिस्तान की नॉर्मल पुलिस को देखें तो हमेशा हम क्रिटिसाइज करते हैं कि वो रिश्वत खाते हैं, अनप्रोफेशनल हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उसको कंपेयर अगर आप ट्रैफिक पुलिस, मोटरवे पुलिस से करें तो वो पूरी इंटरनेशनल जो पुलिस फोर्सेस हैं उससे कम नहीं है। तो मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में अच्छे लोगों की वैक्यूम कोई शॉर्टेज नहीं है, वो वहां पे हैं, वो डरे हुए छुपे, वो क्योंकि ये जो फिरौन बने बैठे हैं ना ये, और फिर आप देखते हैं अग्रेसिव लैंग्वेज, वो निहाल हाशमी से लेकर ये जो ख्वाजा रफीक जो ट्रेनें तो वक्त पे चलती नहीं है लेकिन वो उनके हर रोज। लेकिन लॉर्ड अहमद आपने कहा ऑनेस्ट एंड कैपेबल, राइट, हम जानते हैं कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में आपको ऑनेस्टी और कैपेबिलिटी या फेयरनेस की कीमत अदा करनी पड़ती है। यही मामला है कि अब जेआईटी के जिन लोगों ने ये तहकीकात करके हवाले कर दी, उनके मुस्तकबिल के हवाले से भी बहुत से सवालात मौजूद हैं कि आने वाले वक्त में क्या पता उन्हें भी इस बात की ईमानदारी की सजा दी जाए। लेकिन बहरहाल हमने ये जानना है कि अब मामला क्या रुख इख्तियार करेगा, इसी पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में हमारे पास अब वक्त कम है और हमने ये जानना है कि अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से क्या फैसला होने जा रहा है। अगर अर्ली इलेक्शंस होते हैं तो क्या होगा, और अगर कोई अवामी हुकूमत बनने के चांसेस हैं तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। लॉर्ड अहमद, रहनुमाई कीजिएगा, आलमी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के हालात के हवाले से क्या सोच रही है, और स्टॉक मार्केट का क्रैश कर जाना या सरमायाकारी का डूब जाना, सरमाया का डूब जाना, क्या ये मामला इतने अहम नहीं है जितने अहम ट्रांसपेरेंसी है?
یہ بڑا اسٹاک مارکیٹ کا بہت بڑا سیریس مسئلہ ہے اور اس کی وجہ ان کے ہیڈ بھی جس طریقے سے انوالو رہے ہیں اس کیس میں، اور کیونکہ ڈار صاحب کے پرسنل معاملات بھی پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ تو ہر جگہ پہ آئے ہیں، اور پھر ان کی جو ان پروفیشنلزم اس کیس میں جس طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا اور ان کے جھوٹے جو بیانات ہیں وہ بھی سامنے آئے، جس کی وجہ سے مارکیٹس میں کانفیڈنس ختم ہو گیا ہے کہ اگر یہ بندہ اکانومی کا اور اسٹاک مارکیٹس کا انچارج ہے تو اس کا ان کے جو پیسے ہیں وہ ڈوب سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ایسے ان کو اسٹاپ بیک، وہ ان کو اسٹیپ بیک ہونا چاہیے۔ جی سر۔ لارڈ احمد، میری بیوی نے بھی اسٹاک مارکیٹ میں پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ آدھے سے بھی کم رہ گئے ہیں، ٹھیک، اور لیکن ہم نے وہ بیچے نہیں ہیں، اس لیے کہ اسٹاک مارکیٹ جو مومنٹری طور پہ لاس آف کانفیڈنس ہے، اسٹاک مارکیٹس کریش ہوتی ہیں، اسٹاک مارکیٹس ریکور کر جاتی ہیں۔ جب ایک پوری مارکیٹ کی بنیاد جو ہے وہ نیپوٹزم پہ، کرپشن پہ رکھی جائے، جیسے کہ سیکیورٹی ایکسچینج جتنے لوگوں کو لگایا گیا پاکستان میں وہ تمام ذاتی بنیادوں پر دوستی پہ نوازا گیا یا ان کو اپنے ملازموں کے طور پہ ٹریٹ کر کے لگایا گیا، تو ظاہر ہے کہ ایسی مارکیٹ کبھی بھی مستحکم نہیں ہو سکتی تھی۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس قسم کے عہدوں پہ جو لوگ ہوں وہ پروفیشنل بنیادوں پہ لگائے جائیں۔ اگر وہ پروفیشنل بنیادوں پہ لگے ہوتے تو آج یہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اس طرح سے کریش بھی نہ کرتی۔ اب یہ سوال ہے کہ آگے ہوگا کیا؟ ایک سوال ہے کہ کیا وزیر اعظم نواز شریف اگلے چند دن میں مائنڈ بنائیں گے، ان پہ دباؤ ہوگا کہ وہ ریزائن کریں؟ ابھی تک تو صورتحال ہے کہ پوری کیبنٹ جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے شریف خاندان کی ذاتی ملازم ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جے آئی ٹی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، حالانکہ کیبنٹ کی کوئی کیپیسٹی یا اس کے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ کیبنٹ یہ کہہ سکے کہ ہم جے آئی ٹی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک انتہائی غیر قانونی، ان کانسٹیٹیوشنل، اسٹوپڈ، انلیگل بات جو ہے وہ پوری پاکستانی کیبنٹ نے آج کر دی ہے۔ اب پھر کیا جب کورٹ میں یہ مسئلہ آئے گا تو کیا کورٹ میں کوئی ایسی چیز ہوگی کہ لیگل کمیونٹی یا وکلا جو ہیں وہ کوئی ڈھونڈیں گے طریقہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو فیس سیونگ دینے کا، یا وہاں پہ جب ایکسپوجر ہوگا یا لوگ اگر سڑکوں پہ نکل آئیں گے کیا دباؤ میں وزیر اعظم نواز شریف کو مستعفی ہونا پڑے گا؟ پھر یہ سوال ہے کہ ان کی پارٹی کا کیا ہوگا اگر، اور وہ سب سے بڑا سوال ان کے ذہن میں ہوگا، بیکاز اگر وہ مستعفی ہو جاتے ہیں یا مستعفی ہونے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور پبلک پریشر بڑھ جاتا ہے تو پھر ان کی پارٹی میں بھی دراڑیں ہوں گی، پھر اس کے اندر کون سی لیڈرشپ ایمرج کرے گی؟ چوہدی نثار کس طرف کو جائیں گے؟ احسن اقبال اور خواجہ آصف کس طرف کو جائیں گے؟ کیا شہباز شریف اور ان کا خاندان جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑا رہے گا؟ یہ سب بڑے اہم سوال ہیں، لیکن جمہوریت اسی تسلسل کا نام ہے، اسی تسلسل کا نام ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں عوام کا کیا ہوگا؟ لارڈ احمد یہ سمجھائیے۔ ڈاکٹر صاحب جو دیکھیں، میرے خیال میں سپریم کورٹ کا سب سے پہلے جو مسئلہ، ایک تو سب جوڈس کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ جب تک یہ کیس کورٹ میں رہا ہے باہر آ کے وہاں پہ ایک ڈرامہ لگتا تھا، اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے، اس کو ریڈیکیول کرنے کے لیے، اس کو تھریٹ کرنے کے لیے، پھر پرورٹنگ دا کورس آف جسٹس، ہمارے یہاں پہ تو 9-10 سال اس کی سزا ہے، اور کیونکہ جب آپ فیک رسیٹس، فیک جو چیزیں دیتے ہیں تو یہ کرمنل کیسز ان کے خلاف بنتے ہیں۔ پھر آپ وٹنس انٹیمیڈیشن جو کرتے ہیں اور لوگوں کو آپ ڈراتے ہیں، جس طریقے سے ویڈیوز موجود ہیں آپ کے سامنے، یہ سارا میرے خیال میں سپریم کورٹ کو کنسیڈر کرنا ہوگا جب یہ کیس کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس کے ایکسٹرنل فیکٹرز کون سے تھے جو اس پہ، ان پہ آلریڈی آپ نے دیکھا کہ ایک بڑے گروپ کو انہوں نے جو ہے وہ کس طرح کہا کہ وہ ان کے سامنے جسٹیفیکیشن دے، ایسے ہی انہوں نے ان وزراء کو، ان لوگوں کو بھی کہا کہ وہ آ کے ان کو بتائیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے سپریم کورٹ، اور یہ اب بھی ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، یہ سب جوڈس ہے، یہ ان سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے۔ پبلک جو ہے میرے خیال میں آدھی پبلک جو ہے وہ صرف روٹی اور پانی کے چکر میں، ان کو صاف پانی اور روٹی مل جائے، دے آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ آدھی سے زیادہ لارڈ احمد اشرافیہ بہت کم پرسنٹیج میں ہے، لیکن اس نے اتنی کثیر تعداد میں جو غریب عوام ہے ان کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، اتنا غلام کہ وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی قاصر ہے اور وہ بس دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جو انالیسس میرے ایکسپرٹس نے دیا اس کے مطابق پاکستان میں کرپشن رگ رگ میں سرایت کر چکی ہے ایک ناسور کی طرح۔ اس کا ابتدائی سٹیج پر علاج نہیں کیا گیا تو جب کرپشن کا یہ کینسر اپنی آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے تو اس کا آپریشن بہت ضروری اور ناگزیر ہو چکا ہے۔ تو کیا اس میں کوئی شک باقی ہے کہ اب آپریشن کے لیے معاملہ آئی سی یو میں ہے؟ آنے والے حالات اس پر مزید فیصلہ کر دیں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بان۔